चलो आ जाओ दोस्तों। आज मैं वीवो, ओप्पो, शाओमी सब की ब्रांड की मैं आई बुक लेकर आया हूँ। और आज उन सारी कंपनियों की मूल कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना की, उस कंपनी की आई बुक लेकर आया हूँ। ये कितनी ताकतवर कंपनी हुई होगी जिसने वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसे ब्रांड्स को जन्म दिया। ये कितनी पावरफुल कंपनी होगी, आप एक अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इसकी मूल कंपनी जो बीबीके है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर क्यों ना आई बुक लाई जाए। तो आज मैं लेकर आया हूँ और अच्छे से ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। दोस्तों पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। नींव और प्रारंभिक दृष्टि। नींव यानी फाउंडेशन, फाउंडेशन और प्रारंभिक यानी शुरुआती सपना क्या था कंपनी का। 1995 यानी 1995 से 2000 तक का समय इसमें मैंने कवर किया है। अब इसकी स्थापना कैसे हुई, कंपनी की विजन क्या है, प्रारंभिक दृष्टि की बात मैंने की पहले चैप्टर में। तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी 18 सितंबर 1995 को डोंग गुआंगडोंग प्रांत चीन में शुरू हुई। इसकी कहानी 18 सितंबर 1995 को डोंग गुआंगडोंग प्रांत चीन में शुरू हुई। इसकी स्थापना 38 वर्षीय उद्यमी डुआन योंगपिंग ने की थी। फिर से नाम बोलता हूँ, डुआन योंगपिंग ने की थी इसकी स्थापना, जो उस समय तक सबोर इलेक्ट्रॉनिक्स के जनरल मैनेजर रह चुके थे। और अब सबोर में डुआन नाम का जो व्यक्ति है उसने बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना की। तो सबोर कंपनी ने, डुआन ने चाइनीज बाजार में निंटेंडो, उसके क्लोन गेमिंग कंसोल बनाकर बड़ी सफलता हासिल की थी। 1995 में सबोर छोड़ते समय उन्होंने एक साल तक छात्र कंप्यूटर उत्पादों से, जो स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोडक्ट से दूर रहने का गैर प्रतिस्पर्धी समझौता किया था। मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ। 1995 में सबोर कंपनी छोड़ते समय जो डुआन योंगपिंग उन्होंने सबोर छोड़ते समय एक साल तक स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोडक्ट से दूर रहने का गैर प्रतिस्पर्धी समझौता किया था। और जो ये समझौता किया एक साल तक, ये इस एक साल के अंतराल में उन्होंने बीबीके की नींव रखी। दोस्तों कंपनी का पूरा नाम बू गाओ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उसका पूरा नाम था, जिसका मतलब है हर कदम ऊंचा चढ़ना। बू गाओ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है हर कदम ऊंचा चढ़ना। मुख्यालय डोंग गुआन के चांगआन टाउन में स्थापित किया गया, जो उस समय चीन का तेजी से उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब था। वैसे भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब डुआन का विजन दोस्तों स्पष्ट था। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक डुआन योंगपिंग, उनका विजन स्पष्ट था। एक ही छत के नीचे कई अलग अलग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को लक्षित करना, ताकि जोखिम कम हो और तेजी से आगे बढ़ा जा सके। शुरुआत में कंपनी ने 3 मुख्य क्षेत्र चुने। पहला शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, लर्निंग डिवाइस, ये सब कुछ। दूसरा ऑडियो वीडियो उपकरण, डीवीडी, MP3 प्लेयर। तीसरा संचार उपकरण, टेलीफोन। अब 1995 में उनकी स्थापना हुई कंपनी की। 1996 में बीबीके ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोडेड टेलीफोन उनका पहला प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट इतना सरल था कि कोई नहीं सोचता था कि यह कंपनी की पहली बड़ी सफलता बनेगा। ये ऐसा कोई नहीं सोचता था। लेकिन चीन में उस समय घरेलू टेलीफोन की भारी मांग थी और बीबीके के फोन अच्छी क्वालिटी और सस्ते दाम पर उपलब्ध थे, अवेलेबल थे। पहले साल में ही हजारों यूनिट बिकी, जिससे कंपनी को स्थिर कैश फ्लो मिला, कैश यानी पैसों का प्रवाह मिला। 1997 में गैर प्रतिस्पर्धा समझौता खत्म होते ही डुआन योंगपिंग ने अपना असली हथियार निकाला,
बीबीजी स्टूडेंट कंप्यूटर, बाद में लिटिल जीनियस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये एक सिंगल बोर्ड लर्निंग कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड, छोटी स्क्रीन और प्री लोडेड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर थे। उस समय चीन में घरेलू कंप्यूटर बहुत महंगे थे दोस्तों, और बीबीजी ने सस्ते दाम पर बच्चों को अंग्रेजी, गणित और चाइनीज भाषा सीखने का मौका दिया अपने प्रोडक्ट के माध्यम से। चाइना नेशनल रेडियो की जुलाई 1997 की रिपोर्ट के अनुसार जैसे इंटरनेट का परिदृश्य चाइना में दोस्तों अलग है, हमारी तरह स्वतंत्र नहीं है, सरकार के अंडर आता है सब कुछ। तो ये रिपोर्ट के अनुसार 1997 की नेशनल रेडियो चीन नेशनल रेडियो की जुलाई की 1997 की रिपोर्ट के अनुसार बीबीजी स्टूडेंट कंप्यूटर देश का सबसे लोकप्रिय एजुकेशनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन गया। ये सफलता इतनी बड़ी थी कि बीबीके को सबोर और यूक्सिंग उसके साथ चीन की 3 प्रमुख छात्र कंप्यूटर कंपनियां कहा जाने लगा। अब 1998 से 1999 में बीबीके ने तेजी से एक्सपेंशन किया, विस्तार किया। कंपनी ने चांगआन टाउन में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैक्ट्रियां बनाई। कर्मचारियों की संख्या हजारों में पहुंच गई। इसी दौरान डुआन ने एक क्रांतिकारी संगठनात्मक बदलाव किया। 1999 में उन्होंने बीबीके को 3 स्वतंत्र इकाइयों में बांटा। पहली एवी फैक्ट्री, बाद में ओप्पो बनी। दूसरी टेलीफोन फैक्ट्री, बाद में वीवो बनी। तीसरी एजुकेशनल इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री, बाद में आईकू और लिटिल जीनियस बनी। हर इकाई को अलग इक्विटी, अलग मैनेजमेंट और अलग ब्रांड बनाने की आजादी दी गई, लेकिन तीनों बीबीके के 80% सेल्स चैनल और सप्लाई चेन को शेयर करती रही। ये एक कंपनी कई ब्रांड मॉडल बाद में बीबीके की सबसे बड़ी ताकत बना। डुआन योंगपिंग ने कहा था, हम एक ही परिवार के अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग खेल खेलते हैं, लेकिन एक ही माँ बाप के हैं हम। साल 2000 तक बीबीके चांगआन टाउन की सबसे बड़ी टैक्स पेयर बन चुकी थी। अब डुआन योंगपिंग ने अपनी हिस्सेदारी 70% से घटाकर 17% कर दी और बाकी कर्मचारियों में बांट दी। उसी साल डुआन परिवार अमेरिका चला गया। डुआन योंगपिंग का परिवार अमेरिका चला गया, लेकिन कंपनी का संचालन पूरी तरह चीनी मैनेजमेंट के हाथ में रहा। ये प्रारंभिक दौर जो मैंने बताया बीबीके की सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला था। अलग अलग ब्रांड से अलग अलग बाजार सेगमेंट्स पर कब्जा, साझा चैनल और सप्लाई चेन से लागत कम रखना, कर्मचारियों को मालिक बनाना और लंबी सोच रखना, यही नींव थी, यही फाउंडेशन थी जिस पर बाद में ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और आईक्यू जैसे वैश्विक ब्रांड खड़े हुए। दोस्तों अब अग्रसर होते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। 3 स्वतंत्र ब्रांडों का जन्म और MP3 डीवीडी युग 2001 से 2009। 2001 में डुआन योंगपिंग की दूरदर्शी रणनीति ने आकार लेना शुरू किया। बीबीके की 3 फैक्ट्रियां अब पूरी तरह अलग अलग ब्रांड्स के रूप में उभरने लगी थी, लेकिन पीछे से एक ही परिवार का समर्थन था। इस दौर को बीबीके का छुपा हुआ साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि बाहर से 3 ब्रांड अलग दिखते थे, लेकिन अंदर से एक ही सप्लाई चेन, एक ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट संसाधन और एक ही चैनल नेटवर्क इस्तेमाल करते थे। 2001 में एवी फैक्ट्री ने अपना पहला स्वतंत्र ब्रांड लॉन्च किया, ओप्पो, जिसका मोबाइल आज आता है जो हम जानते हैं। इसका पूरा नाम ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया, जिस पर मैं आई बुक लेकर आ चुका हूं। तो इसका ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया नाम, और चेन मिंगयोंग उनको CEO बनाया गया ओप्पो का। ओप्पो ने शुरुआत MP3 प्लेयर से की। पहला मॉडल ओप्पो X3 था जो बेहद पतला था और उस समय के सोनी और आई रिवर प्लेयर से सस्ता था। ओप्पो ने हाईफाई ऑडियो को अपना मुख्य USP बनाया। USP मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया।
2005 तक ओप्पो चीन का सबसे बड़ा MP3 प्लेयर ब्रांड बन चुका था। 2004 में टेलीफोन फैक्ट्री ने अपना अलग ब्रांड लॉन्च किया। टेलीफोन जो फैक्ट्री थी उसने अपना 2004 में टेलीफोन फैक्ट्री ने अपना अलग ब्रांड लॉन्च किया, वो था वीवो, जिसका आज फोन आपके हाथ में होता है, मेरे पास भी है। तो वीवो का नेतृत्व शेन वेई ने संभाला। वीवो ने शुरुआत में फीचर वाले फोन बनाए, जिनमें जोर ऑडियो क्वालिटी और कैमरा पर दिया गया। वीवो का पहला बड़ा हिट फोन था वीवो V1 था, जिसमें करियस लॉजिक ऑडियो चिप थी। सरस CIRRUS करस लॉजिक ऑडियो। मुझे उतना इंग्लिश दोस्तों नहीं आता है, मैं 10वीं फेल हूँ, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है। तो जिसमें काइरस लॉजिक ऑडियो चिप थी उसके भीतर, और उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, महंगी भी थी। ये बहुत बड़ी बात भी थी, महंगी बात भी थी। वीवो ने म्यूजिक फोन की कैटेगरी बनाई और युवाओं को टारगेट किया। तीसरी इकाई एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने लिटिल जीनियस ब्रांड को मजबूत किया। ये बच्चों के लिए लर्निंग टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी बनाता रहा। साथ ही इस इकाई ने आईकू का बीज बोया, जो बाद में गेमिंग फोन बना। अब दोस्तों अलग अलग चाइना की कंपनियां है, आईकू है, सब पर तो मैं लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन जो मैंने लिस्ट बनाई है वो सारी की सारी लिस्ट वाली कंपनी को खत्म कर दूंगा, मतलब उन सारी कंपनी पर आईबुक लेकर आऊंगा। अब इसमें अभी भी तो मैंने पिछला जो सीरीज चलाई उसमें मैं फेस नहीं दिखाता था, वो थी पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली की कंपनी। उसमें 100 कंपनियों का मैंने लिस्ट बनाया और उसमें से शायद 25-30 मैंने बनाई थी आईबुक, और दूसरी कंपनियों का बाद में बताऊंगा। आज ये मैंने ले लिया है और इसके बाद हम सिलिकॉन वैली की जो कंपनी है उन पर हम आपके सामने आईबुक प्रस्तुत होंगी। तो बातें हैं अपनी बुक पर। तो आईकू का बीज बोया इसमें, जो बाद में गेमिंग फोन बना। 2005 से 2008 का दौर डीवीडी और ब्लू रे प्लेयर का था। ओप्पो ने इस सेगमेंट में धूम मचाई। 2008 में ओप्पो ने दुनिया का पहला यूनिवर्सल ब्लू रे प्लेयर BDP83 लॉन्च किया, जो हर तरह के डिस्क को चलाता था। ये उत्पाद अमेरिका और यूरोप में ओप्पो डिजिटल ब्रांड के तहत बिका और ऑडियो फाइल्स के बीच कल्ट स्टेटस हासिल कर दिया। विदेशी रिव्यू साइट्स ने इसे सबसे अच्छा ब्लू रे प्लेयर कहा। इसी बीच वीवो ने फीचर फोन बाजार में तेजी दिखाई। 2009 में ये सब कुछ दोस्तों वीवो, ओप्पो, ये रियलमी, ये सब कुछ BBK के पोते ही थे, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इन सारे वीवो ने धूम मचाई मार्केट में। ये प्रोडक्ट अमेरिका और यूरोप में ओप्पो डिजिटल ब्रांड के तहत बिका और ऑडियो फोन के बीच कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया। अब विदेशी रिव्यू साइट्स ने इसे सबसे अच्छा ब्लू रे प्लेयर कहा। इस बीच वीवो ने फीचर फोन बाजार में तेजी दिखाई। 2009 में वीवो ने दुनिया का सबसे पतला फोन वीवो V1 लॉन्च किया, मात्र 6.8 mm मोटाई वाला। ये फोन इतना पतला था कि उस समय गिनीज बुक में दर्ज होने की चर्चा हुई। वीवो ने थिननेस यानी पतलापन उसको अपना ब्रांड DNA बना लिया। अब BBK का अनोखा मॉडल इस दौर में पूरी तरह काम करने लगा। ओप्पो हाई एंड ऑडियो, DVD, बाद में कैमरा फोन। वीवो की बात करें तो म्यूजिक फोन, पहले डिजाइन सेल्फी फोन। लिटिल जीनियस, बच्चों के लिए एजुकेशनल डिवाइस। अब तीनों ब्रांड अलग अलग दिखते थे, लेकिन एक ही फैक्ट्री, एक ही पार्ट्स सप्लायर और एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करते थे। इससे लागत बहुत कम रहती थी और बाजार में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकती थी। डुआन योंगपिंग, BBK कंपनी के फाउंडर, अमेरिका में रहते हुए भी हर बड़े फैसले में शामिल रहते थे। 2009 के अंत तक BBK के तीनों ब्रांड चीन में टॉप 10 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड में शामिल हो चुके थे।
ओप्पो और वीवो दोनों ने विदेशी बाजारों में कदम रखना शुरू कर दिया था। थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत में छोटे छोटे शिपमेंट भेजे जा रहे थे। ये दौर बीबीके के लिए तैयारी का दौर था। कंपनी ने स्मार्टफोन आने से पहले ही ब्रांड पहचान, सप्लाई चेन और चैनल नेटवर्क तैयार कर लिया था। जब 2010 में स्मार्टफोन बूम शुरू हुआ तो बीबीके के पास पहले से तैयार तीन ब्रांड थे जो अलग अलग सेगमेंट पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। ये रणनीति, यही स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हो। ये स्ट्रेटेजी इतनी सटीक थी कि अगले दशक में बीबीके दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन साम्राज्य बन गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे चैप्टर की ओर, स्मार्टफोन क्रांति में प्रवेश और तीनों ब्रांडों का अलग अलग रास्ता। 2010 में जब दुनिया स्मार्टफोन की ओर तेजी से बढ़ रही थी, बीबीके ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। तीनों ब्रांड्स ने एक साथ लेकिन अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ स्मार्टफोन बाजार में छलांग लगाई। बीबीके हेडक्वार्टर ने सभी को एक ही निर्देश दिया, अलग अलग दिखो लेकिन एक ही फैक्ट्री और एक ही चैनल इस्तेमाल करो। 2011 में ओप्पो ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, ओप्पो फाइंडर 1 या शायद ओप्पो फाइंडर उसको कहा जाता है। ये उस समय दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन था, सिर्फ और सिर्फ 6.65 mm का। ओप्पो ने थीननेस प्लस प्रीमियम डिजाइन को अपना हथियार बनाया। उसी साल ओप्पो ने रियल ब्रांड भी शुरू किया जो युवाओं को लक्षित करता था। रियल का पहला फोन रियल 1 था। ओप्पो ने कैमरा और डिजाइन पर जोर दिया जबकि रियल ने परफॉर्मेंस और कीमत पर जोर दिया। दूसरे साल 2012 में वीवो ने स्मार्टफोन बाजार में धमाकेदार प्रवेश किया। वीवो X1 लॉन्च हुआ जिसमें दुनिया का पहला हाईफाई ऑडियो चिप काइरस लॉजिक CS4398 प्लस CS8422 ये चिप था उसके भीतर। वीवो ने म्यूजिक फोन की अपनी पुरानी पहचान को स्मार्टफोन में ले आया। उसी साल वीवो ने दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन वीवो X1 6.55 mm वो भी बनाया। वीवो ने सेल्फी और ऑडियो को अपना मुख्य यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया। अब बीबीके की तीसरी इकाई ने 2013 में वन प्लस ब्रांड लॉन्च किया। वन प्लस की स्थापना पीट लाउ, दोस्तों वन प्लस में लेकर नहीं आऊंगा अब, और बाद में टाइम होगा तो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी मैंने वीवो, ओप्पो और शाओमी पर मैं बुक लेकर आया हूँ और बीबीके पर, उनकी मूल कंपनी बीबीके, उस पर ये बुक लेकर आया हूँ। और अब हम सिलिकॉन वैली की लेकर आएंगे और बाद में आप कमेंट करना, मैं बनाऊंगा। तो फिर से बात बताता हूँ आपको, बीबीके की तीसरी इकाई ने 2013 में वन प्लस ब्रांड लॉन्च किया, जो आप उसके शायद फैन भी हो सकते हो। अब वन प्लस की स्थापना पीट लाउ पूर्व ओप्पो वाइस प्रेसिडेंट ने की थी। वन प्लस का पहला फोन वन प्लस 1 2014 में आया था, जिसे फ्लैगशिप किलर कहा गया। अब फ्लैगशिप जो फ्लैग लेकर दौड़ रहे हैं आगे आगे, उनको किल यानी मारकर आगे निकलना, इसको फ्लैगशिप किलर कहा गया। अब इसमें उस समय के सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 801 3GB रैम और क्यानोगेन मोड ऑपरेटिंग सिस्टम था। वन प्लस ने इनवाइट ओनली बिक्री मॉडल अपनाया, जिसे हाइप बहुत बढ़ा। क्या हुआ कि हाइप बहुत बढ़ गया। वन प्लस ने नेवर सेटल स्लोगन के साथ प्रीमियम फीचर्स कम कीमत पर देने का वादा किया। 2014 में बीबीके ने अपना चौथा स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च किया, आईक्यू एजुकेशन इकाई से निकला हुआ। आईक्यू का पहला फोन आईक्यू मॉन्स्टर था, जो गेमिंग पर फोकस्ड था। पूरा का पूरा फोन गेमिंग फोन था। इसमें 12GB रैम और लिक्विड कूलिंग थी। आईक्यू ने गेमिंग फोन की नई कैटेगरी बनाई। इस दौर में बीबीके की रणनीति पूरी तरह चली दोस्तों, अच्छे से चली। ओप्पो
प्रीमियम डिजाइन, कैमरा, महिलाएं और फैशन केंद्रित। वीवो सेल्फी, म्यूजिक, युवा, ऑफलाइन रिटेल। वन प्लस फ्लैगशिप किलर, ऑनलाइन सेल, टेक उत्साही। आईक्यू आईक्यू हार्डकोर गेमिंग, हाई परफॉर्मेंस। रियलमी ऑनलाइन, युवा, कीमत, परफॉर्मेंस। इन सारी इस तरह इसकी स्ट्रेटेजी चली दोस्तों बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके पोतों ने, उनके बच्चों ने कुछ कर दिखाया। सभी ब्रांड्स एक ही फैक्ट्री में बनते थे, एक ही पार्ट्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन मार्केटिंग और पोजीशनिंग पूरी तरह अलग थी दोस्तों। इससे बीबीके एक ही बाजार में कई कोनों पर कब्जा कर लेता था। कोई भी प्रतियोगी एक साथ 5 ब्रांड से नहीं लड़ सकता था, इसलिए इसके साथ कंपटीशन करना मतलब दीवार से मत्था टेकना, इस तरह का हो गया। कंपटीशन में कोई नहीं उतर पाया। अब 2013 से 2014 तक बीबीके के ब्रांड, जिसने चीन के शाओमी को कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी। वीवो और ओप्पो ने ऑफलाइन स्टोर्स का बड़ा नेटवर्क बनाया, जबकि वन प्लस और रियलमी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धूम मचाई। ये दौर बीबीके के लिए स्मार्टफोन साम्राज्य की नींव रखने वाला था। 2010 से 2014 के बीच कंपनी ने साबित कर दिया कि एक ही परिवार के कई ब्रांड्स अलग अलग दिखकर भी एक साथ मिलकर बाजार पर राज कर सकते हैं। आप भी ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो दोस्तों। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इस कंपनी की रही, इसलिए मैं इंस्पायर हुआ और ये बुक लेकर आया। अगले कुछ सालों में यही रणनीति, यही स्ट्रेटेजी बीबीके को विश्व का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बनाने वाली थी। अब दोस्तों शुरू करते हैं चौथा चैप्टर, वैश्विक विस्तार और भारत दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा। 2015 से 2018 का समय। 2015 में बीबीके ने चीन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा फैसला लिया। डुआन योंगपिंग ने सभी ब्रांड्स को एक साथ विदेशी बाजारों में भेजने की रणनीति बनाई। लक्ष्य था भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस। इन देशों में युवा आबादी बहुत थी, स्मार्टफोन पेनेट्रेशन कम था और कीमत संवेदनशील, प्राइस में संवेदनशील बाजार था। बीबीके के लिए परफेक्ट था। अब 2015 में ओप्पो और वीवो ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया। दोनों ने एक ही रणनीति अपनाई, भारी ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क बनाना। ओप्पो ने सेल्फी एक्सपर्ट कैंपेन चलाया और F1S 2016 में लॉन्च किया। फाइंडर 1 लॉन्च किया, जिसमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा था। ये फोन भारत में सेल्फी फोन की परिभाषा बन गया। वीवो ने V5 2016 में लॉन्च किया, जिसमें 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और मूनलाइट ग्लो फ्लैश था। दोनों ब्रांड्स ने टीवी पर भारी विज्ञापन चलाए और बॉलीवुड स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2016 के अंत तक ओप्पो और वीवो भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल हो गए। 2017 में रियलमी ने सबसे आक्रामक प्रवेश किया। अभी रियलमी को डार्क टू लीप स्लोगन के साथ ऑनलाइन ओनली मॉडल पर आया। पहला फोन रियलमी 1 मई 2018 में आया था, जिसमें मीडियाटेक हेलियो P60 और डायमंड कट बैक डिजाइन था। ये फोन इतना सस्ता और शक्तिशाली था कि फ्लिपकार्ट पर हर सेल में सैकड़ों में बिक जाता था। रियलमी ने भारत में ऑनलाइन किंग की पहचान बनाई रियलमी ने। 2018 के अंत तक रियलमी भारत का चौथा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। वन प्लस की बात करें तो वन प्लस ने 2015 से ही भारत में मजबूत उपस्थिति बनाई थी। वन प्लस 3 2016 और वन प्लस 5 2017 में जो आया, जिसने फ्लैगशिप किलर की इमेज मजबूत की। वन प्लस ने प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग को चुनौती दी। कंपनी ने ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर खोले और भारत को अपना दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना लिया। अब बात करते हैं आईक्यू की। तो आईक्यू ने 2019 में भारत में प्रवेश किया, लेकिन 2017 से 2018 में ही उसकी तैयारी चल रही थी। आईक्यू ने गेमिंग फोन सेगमेंट पर फोकस किया। इंडोनेशिया में वीवो और ओप्पो ने 2015 से ही ऑफलाइन स्टोर्स का
जमा ऑफलाइन स्टोर का जमा करना शुरू कर दिया था। 2017 तक दोनों मिलकर इंडोनेशिया के 40% से अधिक बाजार पर कब्जा कर चुके थे। थाईलैंड और वियतनाम की बात करें तो वहां पर भी यही पैटर्न दोहराया गया। बीबीके ने हर देश में अलग अलग ब्रांड्स को अलग अलग पोजीशनिंग दी। सबसे पहले तो प्रोडक्ट को पोजीशनिंग देनी होती है दोस्तों, फिट करना होता है मार्केट में ताकि कोई बिगा ना पाए। अब भारत वीवो प्लस ओप्पो ऑफलाइन, रियलमी प्लस वन प्लस ऑनलाइन। इंडोनेशिया की बात करें तो वीवो नंबर 1, ओप्पो नंबर 2। थाईलैंड की बात करें तो ओप्पो नंबर 1 और वीवो नंबर 2। 2018 तक बीबीके के 5 ब्रांड्स मिलकर दुनिया के टॉप 6 स्मार्टफोन ब्रांड्स में से 4 पर कब्जा कर चुके थे। कंपनी ने भारत में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोले, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद आदि। वीवो और ओप्पो ने क्रिकेट स्पॉन्सरशिप ली, आईपीएल एशिया कप, जिससे ब्रांड जागरूकता आसमान छू गई। ये दौर बीबीके के लिए वैश्विक साम्राज्य बनाने का दौर था। 2015 से 2018 तक कंपनी ने चीन के बाहर अपना सबसे बड़ा विस्तार किया। बीबीके ने साबित कर दिया कि एक ही परिवार के कई ब्रांड्स मिलकर एक देश के पूरे स्मार्टफोन बाजार को कब्जे में ले सकते हैं। अगले चरण में यूरोप और लैटिन अमेरिका की बारी थी। अब दोस्तों शुरू करते हैं 5वां चैप्टर। 12 चैप्टर की बुक है और 5वां चैप्टर शुरू करते हैं यूरोप, लैटिन अमेरिका और 5G युग में वर्चस्व। तो 2019 में बीबीके ने अपना सबसे बड़ा वैश्विक हमला बोला, यूरोप और लैटिन अमेरिका। यूरोप और लैटिन अमेरिका, ये दौर बीबीके का विश्व विजय अभियान कहलाता है। ओप्पो ने मई 2019 में लंदन में रेनो सीरीज लॉन्च करके यूरोप में आधिकारिक प्रवेश किया। रेनो 10x जूम में दुनिया का पहला पेरिस्कोप जूम 10x हाइब्रिड कैमरा था। ओप्पो ने स्पेन, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन में तेजी से स्टोर्स खोले। 2020 तक ओप्पो यूरोप में टॉप 4 ब्रांड बन गया। लैटिन अमेरिका में ओप्पो ने मैक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया में प्रवेश किया। वीवो की बात करें तो वीवो ने भी 2019 में यूरोप में कदम रखा। वीवो ने रूस और यूक्रेन में मजबूत शुरुआत की। 2020 में वीवो X50 प्रो लॉन्च हुआ, जिसमें दुनिया का पहला गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा था। ये फोन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्रांतिकारी था। जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ वो वीवो T3 प्रो से कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में क्रांतिकारी था जो वीवो X50 प्रो था वो। अब वीवो ने दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू में प्रवेश किया। अब वन प्लस की बात करें तो वन प्लस ने 2019 में यूरोप और अमेरिका में अपना सबसे मजबूत विस्तार किया। वन प्लस 7 प्रो में पहली बार 90 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले था, जिसे बेस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले कहा गया। वन प्लस ने अमेरिका में टी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप की और अब पहली बार कैरियर स्टोर में प्रवेश किया। 2021 में वन प्लस 9 प्रो में हसल ब्लेड कैमरा पार्टनरशिप शुरू हुई। रियलमी की बात करें तो रियलमी ने सबसे आक्रामक विस्तार किया। 2019 में रियलमी यूरोप में लॉन्च हुआ और 2021 तक स्पेन में नंबर 4 ब्रांड बन गया। रियलमी ने लैटिन अमेरिका में ब्राजील, मैक्सिको और चिली में प्रवेश किया। रियलमी GT सीरीज ने फ्लैगशिप किलर की नई परिभाषा दी। आईक्यू की बात करें तो आईक्यू ने 2021 में यूरोप और भारत में विस्तार किया। iQOO 7 लेजेंड और iQOO Neo सीरीज ने गेमिंग फोन सेगमेंट में रेडमी के सीरीज को कड़ी टक्कर दी। अब 5G के मोर्चे पर बीबीके ने 2019 से ही तैयारी शुरू कर दी थी दोस्तों। 2019 में ओप्पो रेनो 5G यूरोप का पहला 5G फोन। 2020 में वीवो X50 प्रो प्लस पहला स्नैपड्रैगन 865 प्लस फोन। 2021 में वन प्लस 9 प्रो हजल ब्लेड प्लस 5G। 2022 में रियलमी GT2 प्रो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। अब 2021 में बीबीके ने अपना पहला इन हाउस चिपसेट मारी सिलिकॉन X लॉन्च किया।
ओप्पो के लिए। ये एनपीयू चिप फोटोग्राफी और वीडियो के लिए थी। वीवो ने भी V1 इमेजिंग चिप बनाई। 2022 तक बीबीके के 5 ब्रांड्स मिलकर दुनिया के टॉप 6 में से 4 स्थान पर काबिज थे। कंपनी ने 5G पैटर्न्स में भी मजबूत स्थिति बनाई। ओप्पो और वीवो ने फोल्डेबल फोन लॉन्च किए, ओप्पो फाइंड एन और वीवो एक्स फोल्ड 2022 और 2021। ये दौर बीबीके के लिए वैश्विक दबदबा स्थापित करने वाला था। 2019 से 2022 तक कंपनी ने चीन के बाहर सबसे ज्यादा बाजार हिस्सेदारी हासिल की। बीबीके ने साबित कर दिया कि एक ही परिवार के कई ब्रांड मिलकर सैमसंग और एप्पल को भी चुनौती दे सकते हैं। अगले चरण में प्रीमियम सेगमेंट में और फोल्डेबल की बारी थी। अब दोस्तों शुरू करते हैं छठा चैप्टर, फोल्डेबल, प्रीमियम और नई पीढ़ी का उदय। 2023 से 2025 तक का समय मैंने कवर किया है। तो 2023 में बीबीके ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी हमला बोला, प्रीमियम और फोल्डेबल सेगमेंट पर कब्जा। इस साल कंपनी ने साबित कर दिया कि वह अब केवल सस्ते और अच्छे फोन बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एप्पल और सैमसंग को सीधे टक्कर देने वाली कंपनी बन चुकी है। ओप्पो ने 2023 में फाइंड N3 फ्लिप और फाइंड N3 लॉन्च किए। फाइंड N3 वन प्लस ओपन के नाम से भी बिका। उसको दुनिया का सबसे अच्छा फोल्डेबल कहा गया। इसमें अजल ब्लेड कैमरा, मारी सिलिकॉन X2 NPU और बिना फ्रिज वाला डिस्प्ले था। ओप्पो ने यूरोप और अमेरिका में प्रीमियम स्टोर्स खोले और कैमरा फोन किंग की नई पहचान बनाई। वीवो की बात करें तो वीवो ने X100 सीरीज के साथ धमाका किया। वीवो X100 प्रो में दुनिया का पहला जेज APO टेलीफोटो लेंस और वीवो V3 इमेजिंग चिप था। ये फोन DxO मार्क पर सबसे ऊपर पहुंचा। वीवो ने फोल्डेबल में भी कदम रखा। वीवो X फोल्ड 3 प्रो 2024 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 5700 mAh बैटरी थी। वीवो ने भारत और यूरोप में अपना सबसे मजबूत साल देखा। वन प्लस की बात करें तो वन प्लस ने 2023 में वन प्लस ओप्पो फाइंड N3 का रीब्रांड लॉन्च किया, जो ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोल्डेबल फोन बना। वन प्लस 12 जिसमें हजल ब्लेड का चौथी पीढ़ी का ट्यूनिंग और 100 वॉट सुपर हुक चार्जिंग था। वन प्लस ने अमेरिका में पहली बार एप्पल स्टोर्स के सामने अपना एक्सपीरियंस सेंटर खोला। रियलमी GT5 प्रो उसके साथ फ्लैगशिप सेगमेंट में कदम रखा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 5400 mAh बैटरी थी। रियलमी ने 2024 में रियलमी 13 प्रो प्लस लॉन्च किया, जिसमें AI फोटोग्राफी फीचर्स थे। रियलमी यूरोप में सबसे तेज बढ़ने वाला ब्रांड बना। iQOO की बात करें तो iQOO ने 2023 में iQOO 12 लॉन्च किया, दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फोन। iQOO Neo 9 Pro, iQOO 12 Pro जिसने गेमिंग सेगमेंट में रेडमी और एसस को पीछे छोड़ा। iQOO ने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला गेमिंग फोन ब्रांड बन गया। 2024 से 2025 में बीबीके ने AI और इमेजिंग पर सबसे बड़ा दांव खेला। ओप्पो फाइंड X8 अल्ट्रा 2025 में दुनिया का पहला 1 इंच डुअल पेरिस्कोप कैमरा। वीवो X200 प्रो जिसमें 200 मेगापिक्सल APO पेरिस्कोप। वन प्लस 13 जिसमें 6000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी। रियलमी GT7 प्रो जिसमें दुनिया का पहला अंडर वाटर कैमरा फोन फीचर। iQOO 13 प्रो में 144 हर्ट्ज प्लस 7000 mAh गेमिंग मॉन्स्टर। 2025 तक बीबीके के 5 ब्रांड्स मिलकर दुनिया के टॉप 5 में 4 स्थान पर काबिज थे। कंपनी ने फोल्डेबल में सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। ओप्पो और वीवो ने आईफोन को कैमरा रैंकिंग में हराया। वन प्लस ने प्रीमियम एंड्रॉइड सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाई। बीबीके ने 2025 में अपना पहला इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिन OS ओशन वीवो
और कलर ओएस नियो ओप्पो ग्लोबली लॉन्च किया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एआई फीचर्स थे। कंपनी ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन और 300 वोट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दिखाई। ये दौर बीबीके के लिए प्रीमियम युग का था। कंपनी ने साबित कर दिया कि वह अब केवल वॉल्यूम नहीं बल्कि प्रीमियम और टेक्नोलॉजी नेतृत्व में भी वर्ल्ड लीडर है। 2023 से 2025 में बीबीके ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। अब दोस्तों शुरू करते हैं 7वां चैप्टर, बीबीके की अनोखी संगठन संरचना, अनोखा संगठन स्ट्रक्चर और छिपा हुआ साम्राज्य का रहस्य। तो बीबीके की सबसे बड़ी ताकत कभी उसका कोई ब्रांड नहीं रहा, बल्कि उसकी वह अनोखी संगठन संरचना रही जिसे बाहर की दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। वन कंपनी मैनी ब्रांड्स या हिडन एम्पायर कहा जाता है। 1999 से लेकर 2025 तक बीबीके ने कभी भी अपने 5 ब्रांड्स ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, आईक्यू को एक ही छत के नीचे नहीं दिखाया। हर ब्रांड का अलग सीईओ, अलग मार्केटिंग टीम, अलग विज्ञापन एजेंसी और अलग सेल्स चैनल रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी ब्रांड्स एक ही परिवार के हैं और अब पीछे से एक ही इंजन चलाता है इन सभी ब्रांड्स को। पहला, एक ही सप्लाई चेन। सभी 5 ब्रांड्स एक ही फैक्ट्री में बनते हैं। डोंगगुआन, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद आदि। एक ही पार्ट्स सप्लायर बीओई, लेंस टेक्नोलॉजी, बीवाईडी इलेक्ट्रॉनिक्स। एक ही चिप पार्टनरशिप क्वालकॉम और मीडियाटेक। दूसरा, एक ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट संसाधन। ओप्पो का मारी सिलिकॉन चिप वीवो और वन प्लस में भी इस्तेमाल होता है। वीवो का V3 इमेजिंग चिप आईक्यू में जाता है। वन प्लस का अजल ब्लेड ट्यूनिंग रियलमी के कुछ मॉडल्स में दिखता है। तीसरा, एक ही चैनल नेटवर्क। भारत में 1 लाख से अधिक ऑफलाइन स्टोर्स वीवो और ओप्पो दोनों बेचते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर रियलमी और वन प्लस एक ही वेंडर कोड से बिकते हैं। चौथा, एक ही वित्तीय स्रोत। सभी ब्रांड्स का अंतिम मालिक बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। लाभ को हेडक्वार्टर में जमा करके फिर निवेश किया जाता है, जो प्रॉफिट आता है उसका। डुआन योंगपिंग ने इस स्ट्रक्चर को 1999 में ही डिजाइन किया था। उनका मानना था कि एक ही बाजार में कई ब्रांड्स होने से प्रतियोगी कभी एक साथ नहीं लड़ पाते। एग्जाम्पल के लिए, जब सैमसंग भारत में वीवो से लड़ रहा होता है, उसी समय ओप्पो पीछे से मार्केट शेयर ले लेता है। जब शाओमी रियलमी से ऑनलाइन लड़ रहा होता है, वन प्लस प्रीमियम में घुस जाता है। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा है आंतरिक प्रतिस्पर्धा बिना नुकसान। सभी ब्रांड्स आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक ही परिवार के हैं फिर भी, लेकिन अंत में पैसा एक ही जेब में जाता है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। इससे कंपनी हमेशा तेज बनी रहती है। 2025 तक बीबीके ने कभी भी अपने ब्रांड्स को एक साथ नहीं दिखाया। ओप्पो और वीवो के सीईओ सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को प्रतियोगी कहते हैं, जबकि दोनों एक ही बोर्ड रूम में बैठते हैं। वन प्लस को स्वतंत्र स्टार्टअप कहा जाता है, जबकि उसका 100% मालिकाना हक ओप्पो के पास है। रियलमी को युवा ब्रांड कहा जाता है, लेकिन उसका CFO वही है जो वीवो का था। ये छिपा हुआ साम्राज्य इतना परफेक्ट है कि कोई भी सरकार या प्रतियोगी एक साथ 5 ब्रांड्स पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दूसरा, कोई भी सप्लायर एक ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी मार्केट एक साथ 5 ब्रांड से नहीं लड़ सकता। डुआन योंगपिंग ने 2023 में एक दुर्लभ इंटरव्यू में कहा था, हम एक परिवार है, बच्चे अलग अलग खेल खेलते हैं, लेकिन घर एक ही है। ये संरचना ये स्ट्रक्चर ही वही गुप्त हथियार है, छुपा हुआ हथियार है, जिसने एक छोटी डोंगगुआन कंपनी को 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन साम्राज्य बना दिया। अब दोस्तों 8वां अध्याय शुरू करते हैं, नेतृत्व, डुआन योंगपिंग दर्शन की विरासत, लेगेसी।
तो बीबीके की पूरी सफलता की कहानी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, डुआन योंगपिंग। 2025 में भी जब वह 64 साल के हो चुके हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं, तब भी कंपनी के हर बड़े फैसले में उनकी छाप साफ दिखती है। उन्हें चीनी वॉरेन बफेट कहा जाता है क्योंकि उनका निवेश, उनका इन्वेस्टमेंट और नेतृत्व दर्शन बिल्कुल वॉरेन बफेट जैसा है। लंबी सोच, सादगी, कर्मचारी साझेदारी और मीन में काम करना, मौन में काम करना, चुपचाप काम करना। डुआन के साथ डुआन योंगपिंग के 7 प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं, जिन्हें अंदरूनी लोग डुआनिज्म कहते हैं। पहला, ब्रांड अलग, डील एक। 5 ब्रांड्स बाहर से जितने अलग दिखे उतना ही अच्छा, लेकिन अंदर सब एक परिवार है। दूसरा, लंबी दौड़ का घोड़ा बनो। तिमाही नतीजा की चिंता मत करो, 10-20 साल की 10-20 साल की सोच रखो। ये उनके सिद्धांत में बता रहा हूँ आपको दोस्तों। तीसरा सिद्धांत है, कर्मचारियों को मालिक बनाओ, कर्मचारी मजदूर मत बनाओ। 1999 में डुआन ने अपनी 70% हिस्सेदारी घटाकर 17% की और बाकी ESOP में बांट दी। आज भी बीबीके के हजारों कर्मचारी करोड़पति है। चौथा, नकदी को राजा मानो। केस जो आता है, पैसा, उसको राजा मानो। कभी कर्ज मत लो, हमेशा अपने पैसों से कारोबार बढ़ाओ। बीबीके ने कभी बड़ा लोन नहीं लिया। पांचवा, क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही वही है। अब पांचवा, प्रतियोगी को कभी गाली मत दो। डुआन ने कभी शाओमी, सैमसंग या एप्पल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उनका कहना है, अच्छा प्रोडक्ट खुद जवाब देता है, और वो बात दोस्तों सच है। छठा, मार्केटिंग में पैसा खर्च करो, लेकिन विज्ञापन में मत खर्च करो। बीबीके ने हमेशा IPL, क्रिकेट वर्ल्ड कप, UEFA जैसे बड़े इवेंट स्पॉन्सर किए, लेकिन कभी प्रोडक्ट की बुराई करने वाले विज्ञापन नहीं चलाए। अब दोस्तों 7वां और आखिरी, मौन में काम करो, शांत रहकर काम करो। डुआन ने 2001 के बाद कोई सार्वजनिक इंटरव्यू नहीं दिया, सिवाय 2023 के एक अपवाद के। कंपनी कभी मीडिया में नहीं आती कि हम नंबर 1 है, बस काम करती रहती है। अगली पीढ़ी के नेता की बात करते हैं अब, तो चेन लिंग योंग, ओप्पो के कैमरा और डिजाइन का जुनून। शेन वेई, वीवो का ऑफलाइन रिटेल का बादशाह। पीट लाउ, OnePlus के फ्लैगशिप पिलर का जनक। स्काई ली, रियलमी के ऑनलाइन युद्ध का योद्धा। फेंग यूशेन, आईकू के गेमिंग का देवता। ये सभी लोग 1995 से 2005 के बीच बीबीके में शामिल हुए थे और डुआन के शिष्य है। इन सब में एक बात आम है, लंबी सोच, कर्मचारियों के प्रति प्रेम और बाजार को गहराई से समझना। 2025 में भी हर साल जनवरी में डुआन योंगपिंग कैलिफोर्निया से एक पत्र लिखते हैं, जिसे डुआन का वार्षिक पत्र कहा जाता है। इसमें कोई नंबर नहीं होते, बस 3-4 सिद्धांत और प्रेरणा। ये पत्र बीबीके के सभी 2 लाख कर्मचारियों को ईमेल होता है। डुआन ने कभी पद नहीं लिया, वह आज भी सिर्फ सलाहकार है कंपनी के। लेकिन हर बड़ा फैसला, चाहे OnePlus का जन्म हो या 5G में भारी इन्वेस्टमेंट, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होता। डुआन का सबसे प्रसिद्ध कथन है, वो मैं बताता हूँ। हम पैसा कमाने के लिए बावजूद पैसा नहीं कमाते। हम पैसा कमाने के लिए बावजूद पैसा नहीं कमाते। हम अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, पैसा अपने आप आता है। यही दर्शन 1995 की छोटी फैक्ट्री से 2025 के विश्व साम्राज्य तक ले गया। यही दर्शन, यही फिलोसॉफी और यही दर्शन आने वाले 30 साल तक बीबीके को चलाएगा। अब दोस्तों 9वां चैप्टर शुरू करते हैं। बीबीके के 9 सबसे बड़े तकनीकी नवाचार जिन्होंने दुनिया बदल दी। बीबीके ने कभी भी सबसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, लेकिन उसने हर टेक्नोलॉजी को सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे आम आदमी तक पहुंचाया।
यही सबसे बड़ी खासियत रही, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत रही। 2011 से 2025 तक बीबीके ने कम से कम 9 ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया को दी या लोकप्रिय बनाई जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। पहली पहली उनकी टेक्नोलॉजी थी 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। 2016 में वीवो V5 में वीवो ने 20 मेगापिक्सल मूनलाइट फ्लैश के साथ सेल्फी कैमरा दिया। इसके पहले फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल से ऊपर नहीं जाता था। आज हर बजट के फोन में 32 मेगापिक्सल प्लस सेल्फी कैमरा है। दूसरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मास मार्केट में। वीवो X21 UD दुनिया का पहला फोन था जिसमें फिंगरप्रिंट स्क्रीन के नीचे था। 6 महीने बाद ही पूरी इंडस्ट्री ने इसे कॉपी कर लिया। तीसरा, 10x पेरिस्कोप जूम 2019 में। ओप्पो रेनो 10x जूम में पहला पेरिस्कोप लेंस था। आज वीवो X200 प्रो में 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप है। बीबीके ने जूम फोटोग्राफी को नया कर दिया, नया लेवल दिया। चौथा है 65 वोट फास्ट चार्जिंग मास मार्केट में 2020 में। रियलमी X50 प्रो ने पहली बार 65 वोट सुपर डार्क दिया। 35 मिनट में 0 से 100% चार्जिंग कर देता था। आज 240 वोट तक चार्जिंग बीबीके ब्रांड में ही उपलब्ध है। पांचवा, गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा 2020। वीवो X50 प्रो में दुनिया का पहला गिम्बल OIS था। वीडियो इतने स्थिर होते थे कि लोग हैरान रह गए। आज हर प्रीमियम फोन में माइक्रो गिम्बल है। छठा, 120 वोट फास्ट चार्जिंग 2021 में आया। iQOO 7 लीजेंड जिसमें 120 वोट चार्जिंग आई, 15 मिनट में पूरा चार्ज कर देता था फोन। बीबीके ने चार्जिंग स्पीड की रेस शुरू की। सातवां, हाई एंड इमेजिंग चिप्स 2021 से 2025 तक। ओप्पो मारी सिलिकॉन X एंड Y 2021 से 2024। वीवो V1, V2, V3 2022 से 2025। ये चिप्स फोटो और वीडियो प्रोसेसिंग में एप्पल के A सीरीज चिप्स को टक्कर देती है। आठवीं टेक्नोलॉजी बिना फ्रीज वाला फोल्डेबल डिस्प्ले 2023 में। ओप्पो फाइंड N3 और OnePlus ओपन में पहली बार ऐसा फोल्डेबल डिस्प्ले आया जो बिल्कुल फ्लैट बंद होता था और फ्रीज लगभग गायब थी। आज ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। नौवीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो 300 वोट का अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और सिलिकॉन कार्बन बैटरी 2025 में। रियलमी GT Neo 7 और iQOO 13 Pro जिसमें 300 वोट चार्जिंग और 7000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी आई। 9 मिनट में 0 से 100% चार्जिंग। बीबीके ने बैटरी टेक्नोलॉजी का भविष्य लिख दिया। इन 9 इनोवेशन में जो ये मैंने बताए 9 इनोवेशन, इनमें से 7 पहली बार बीबीके ब्रांड ने मास मार्केट में लाए। बाकी 2 गिम्बल और पेरिस्कोप को भी बीबीके ने ही पहले सबसे परफेक्ट बनाया। बीबीके का तरीका हमेशा एक ही रहा, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी पहले सबसे महंगे फोन में, सबसे पहले महंगे फोन में नहीं बल्कि सस्ते फोन में डालो। यही कारण है कि आज दुनिया का हर दूसरा स्मार्टफोन बीबीके की किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, चाहे वह ब्रांड सैमसंग हो, शाओमी हो या एप्पल हो। बीबीके ने कभी पेटेंट युद्ध नहीं लड़ा, उसने बस टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता और आम कर दिया कि कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे खुद ब खुद अपनाया, सबने खुद ब खुद अपनाया। 2025 और बीबीके लीडरशिप में रहा। 2025 में जब लोग 300 वोट चार्जिंग या बिना फ्रिज वाले फोल्डेबल फोन की बात करते हैं तो पीछे बीबीके का नाम जरूर आता है। यही बीबीके की सबसे बड़ी जीत है, टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाना। दोस्तों, अब 10वां अध्याय शुरू करते हैं, ऑफलाइन साम्राज्य। बीबीके का सबसे बड़ा हथियार। बीबीके की सबसे बड़ी और सबसे अनदेखी ताकत उसका ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क है। 2025 तक बीबीके के ब्रांड्स दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन रिटेल नेटवर्क के मालिक है। ये सब एक
सुनियोजित 15 साल की रणनीति का नतीजा है। 2009 से 2015 तक शाओमी, वन प्लस और रियलमी सिर्फ ऑनलाइन बिक्री कर रहे थे, तब वीवो और ओप्पो ने चुपचाप ऑफलाइन पर दाव लगाया। रणनीति थी हर गली, हर कस्बे, हर गांव में एक दुकान। भारत में अकेले 2016 में वीवो प्लस ओप्पो के 20,000 स्टोर, 2019 में 1 लाख स्टोर, 2022 में 1,80,000 स्टोर, 2025 में 2,50,000 प्लस स्टोर, 2,50,000 से भी ज्यादा स्टोर, हर 5 किलोमीटर पर एक दीदी की दुकान। इंडोनेशिया में 2025 तक 1,50,000 स्टोर, थाईलैंड में 80,000, वियतनाम में 60,000। पूरी दक्षिण पूर्व एशिया में बीबीके का ऑफलाइन नेटवर्क इतना घना है कि कोई दूसरा ब्रांड पास भी नहीं फटकता। इस नेटवर्क की 4 खास बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, 1 स्टोर 2 ब्रांड मॉडल। एक ही दुकान में वीवो और ओप्पो दोनों बिकते हैं। दुकानदार को दोनों ब्रांड का मार्जिन मिलता है, इसलिए वह दोनों को बराबर पुश करता है। दूसरा, डिस्प्ले किंग रणनीति। हर दुकान में सबसे अच्छी जगह वीवो, ओप्पो को मिलती है। काउंटर पर सबसे बड़ा पोस्टर, सबसे बड़ा डेमो फोन, सबसे चमकदार लाइटिंग, सब बीबीके के लिए। तीसरा, सेल्समैन आर्मी। बीबीके ने लाखों सेल्स प्रमोटर रखे हैं जो सिर्फ अपने ब्रांड बेचते हैं। ये प्रमोटर्स ग्राहक को हाथ पकड़कर फोन चलाना सिखाते हैं, फोटो खींचकर दिखाते हैं। भारत में 2025 तक 5 लाख से ज्यादा ऐसे प्रमोटर्स हैं। चौथा, फाइनेंस प्लस एक्सचेंज जादू। बीबीके ने बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट जैसी कंपनियों से टाई अप करके हर दुकान पर 0% EMI और पुराना फोन एक्सचेंज शुरू किया। इससे ग्रामीण भारत में भी 30,000 रुपये वाला फोन 999 रुपये में महीने में बिकने लगा। परिणाम ये हुआ कि भारत के टीयर 2, टीयर 3 और गांवों में 70% से ज्यादा स्मार्टफोन बीबीके ब्रांड के बिकते हैं। इंडोनेशिया के दोस्तों सांस फूलने लगती है, इतना बोल देता हूँ। अब आपके लिए करता हूँ दोस्तों, कदर करना थोड़ी। अब इंडोनेशिया के ग्रामीण इलाकों में 85% मार्केट शेयर। 2025 में बीबीके का 60% से ज्यादा बिजनेस ऑफलाइन से आता है। जब शाओमी और सैमसंग 2020 के बाद ऑफलाइन आने लगे, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। बीबीके ने 10 साल का फायदा ले लिया था। 2025 में भी वीवो और ओप्पो हर महीने 50,000 नई दुकानें जोड़ रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य है 2030 तक दुनिया में 10 लाख बीबीके स्टोर। गुआन योंगपिंग ने 2010 में कहा था, ऑनलाइन तेज है लेकिन ऑफलाइन अमर है। और आज यही साबित हो रहा है दोस्तों। बीबीके का ऑफलाइन साम्राज्य उसकी सबसे मजबूत दीवार है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया और शायद कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब दोस्तों 11वां चैप्टर शुरू करते हैं और 12वां चैप्टर शुरू करके खत्म करते हैं हमारी आई बुक। तो 11वां चैप्टर है बीबीके का अगला युग, फोल्डेबल, AI, EV और 6G 2026 से आगे। ये है 11वां चैप्टर। 2025 के अंत में बीबीके ने अपना सबसे बड़ा भव्य रोडमैप दुनिया के सामने रखा। ये केवल स्मार्टफोन कंपनी का भविष्य नहीं, बल्कि एक पूरे टेक इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है। पहला, फोल्डेबल में विश्व नेतृत्व 2026 से 2030 तक। 2026 में ओप्पो और वीवो एक साथ दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च करेंगे। एक फोन जो 3 बार मोड़ा जा सकेगा और पूरी तरह खुलने पर 10 इंच टैबलेट बनेगा। 2027 तक बीबीके का लक्ष्य है कि उसके फोल्डेबल की मार्केट शेयर 50% से ऊपर हो जाए। कंपनी ने 2025 में ही बिना फ्रीज वाला वाटर ड्रॉप हिंज 2.0 पेटेंट कर लिया है। दूसरा, AI का पूरा कब्जा। अब दोस्तों बीबीके ने AI का पूरा कब्जा 2026 से 2028 तक। बीबीके ने अपना खुद का LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, BlueLM विकसित किया है।
जो 2026 में सभी फोन्स में आएगा। ये मॉडल ऑफलाइन चलेगा और 10 भाषाओं में बात करेगा। रियलमी का एआई फोन खुद फोटो एडिट करेगा, वीडियो बनाएगा। वीवो का एआई लाइव ट्रांसलेशन 100 भाषाओं में करेगा। वन प्लस का एआई फोन आपकी आदतों से सीखकर बैटरी परफॉर्मेंस सब ऑटोमेट कर देगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रवेश बीबीके का 2027 तक। 2025 के अंत में बीबीके ने गुप्त रूप से बीबीके ऑटो नाम की सब्सिडायरी बनाई। 2027 में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होंगी जो ओप्पो और वीवो के सॉफ्टवेयर पर चलेगी। कार और फोन एक ही एआई से जुड़े होंगे। लक्ष्य है 2030 तक चीन में टॉप 5 ईवी ब्रांड बनाना। चौथा है 6G और सैटेलाइट कम्युनिकेशन 2028 से 2035 तक। बीबीके ने 2025 में ही 6G रिसर्च लैब्स खोले। 2028 में ही कंपनी दुनिया का पहला 6G सक्षम फोन लॉन्च करेगी। साथ ही बीबीके अपना खुद का LEO सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च कर रहा है जिससे ग्रामीण इलाकों में डायरेक्ट टू फोन इंटरनेट देगा। लक्ष्य है 2035 तक 3 अरब लोगों को कनेक्ट करना। पांचवा है नया ब्रांड नया सेगमेंट 2028। बीबीके ने 2028 में छठा ब्रांड लॉन्च करेगा, जेकू, जो सिर्फ एआई ग्लासेस, स्मार्ट रिंग और न्यूरल डिवाइस बनाएगा। ये एप्पल विजन प्रो और मेटा के मेटावर्स को टक्कर देगा, लेकिन कीमत आधी होगी। डुआन योंगपिंग ने 2025 के अपने अंतिम पत्र में लिखा, पहले हमने फोन बनाए, फिर हमने फोन को कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, गेमिंग डिवाइस बनाया। अब हम फोन को दिमाग बनाएंगे और दिमाग को शरीर। 2030 तक बीबीके का लक्ष्य क्या है? तो 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स, 10 लाख ऑफलाइन स्टोर, फोल्डेबल में 50% मार्केट शेयर, टॉप 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड, खुद का 6G नेटवर्क। बीबीके का अब सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी नहीं रही है, वह एक पूरा डिजिटल लाइफस्टाइल साम्राज्य बन चुकी है और उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है दोस्तों। अब दोस्तों शुरू करते हैं 12वां चैप्टर, बीबीके की कहानी। एक छोटी फैक्ट्री से विश्व साम्राज्य तक। 18 सितंबर 1995 को जब डुआन योंगपिंग ने डोंग गुआनी की एक साधारण फैक्ट्री में 1 साल के अंतराल में बीबीके की नींव रखी तो उनके पास सिर्फ 3 चीजें थी, एक छोटी सी टीम, एक साफ विजन और एक बहुत बड़ा सपना। हर कदम ऊंचा चढ़ना। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने जो पहला शुरू किया था उसका मतलब होता था हर कदम ऊंचा चढ़ना। 30 साल बाद 12 दिसंबर 2025 को वही छोटी फैक्ट्री अब दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी साम्राज्य बन चुकी है। अब दोस्तों आज जब कोई व्यक्ति भारत के किसी गांव में वीवो का फोन खरीदता है या स्पेन की सड़कों पर रियलमी GT चलाता है या अमेरिका में वन प्लस ओपन से फोटो खींचता है या इंडोनेशिया के बाजार में ओप्पो रेनो से सेल्फी लेता है तो वह बिना जाने एक ही परिवार का हिस्सा बन जाता है, बीबीके का परिवार बन जाता है। ये कोई एक ब्रांड की जीत नहीं है, ये एक दर्शन की जीत है। ये उस दर्शन की जीत है जो कहता है ब्रांड अलग दिखे लेकिन दिल एक हो। ये उस दर्शन की जीत है जो कहता है अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, पैसे अपने आप आएगी। ये उस दर्शन की जीत है जो कहता है कर्मचारियों को मालिक बनाओ, वे कंपनी को स्वर्ग बना देंगे। ये दोस्तों बीबीके की बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कदम था और स्ट्रेटेजी के मुताबिक उन्होंने जो तय किया था वो पूरा कर दिखाया। यह उस दर्शन की जीत है जो कहता है कर्मचारियों को मालिक बनाओ, वे कंपनी को स्वर्ग बना देंगे। ये उस दर्शन की जीत है जो कहता है शोर मत करो, बस काम करते रहो। बीबीके ने कभी सबसे महंगा फोन नहीं बनाया, लेकिन उसने सबसे ज्यादा लोगों के हाथ में अच्छा फोन पहुंचाया। बीबीके ने कभी सबसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं लाई, लेकिन उसने हर नई टेक्नोलॉजी को सबसे तेज और सबसे सस्ता बनाया। बीबीके ने कभी अपने प्रतियोगियों से लड़ाई नहीं लड़ी, उसने बस इतने सारे ब्रांड्स बना दिए कि कोई एक साथ नहीं लड़ पाया। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना पावरफुल साम्राज्य खड़ा कर दिया।
आप भी कर सकते हो दोस्तों मोटिवेट होकर। इसलिए मैं ये आई बुक लेकर आता हूँ कंपनीज पर। 2025 में जब दुनिया 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोल्डेबल की बात करती है तो सबसे आगे खड़ा होता है बीबीके। आज बीबीके सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जीव जीवत निर्भरम, फोन, फोल्डेबल, चार्जर, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम, जल्द ही इलेक्ट्रिक कारें भी आ जाएंगी। ये एक ऐसा परिवार है जिसमें 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी है, जिनमें से हजारों करोड़पति बन चुके हैं। ये एक ऐसा सपना है जो 1995 में एक छोटी फैक्ट्री में शुरू हुआ था और आज 3 अरब लोगों की जेब में पहुंच चुका है। अब दोस्तों डुआन योंगपिंग कंपनी के बीबीके कंपनी के फाउंडर, उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया। वह आज भी सिर्फ कंपनी के सलाहकार है, लेकिन उनका एक वाक्य आज भी कंपनी की हर दीवार पर लिखा है। हम पैसा कमाने के लिए, हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने आए हैं। पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। और सचमुच आ गया दोस्तों, सब कुछ मिल गया कंपनी को। बीबीके की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि जब तक दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जो अच्छी टेक्नोलॉजी को सस्ते में चाहेगा, तब तक बीबीके रहेगा। हर कदम ऊंचा चढ़ना, यही बीबीके है, यही उसकी कहानी है, यही उसका भविष्य है। ये थी दोस्तों बीबीके कंपनी की आई बुक। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं एक नई आई बुक में दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।